हाय एवरीवन। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे P इम्प्लाइज Q को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम P इम्प्लाइज Q इम्प्लीकेशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम देखेंगे कि इसको अलग अलग तरह से कैसे लिखा जा सकता है, या आप कह सकते हो इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर आपको ये दिया हुआ P इम्प्लाइज Q, तो इसको या तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं P इम्प्लाइज Q, ये तो हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है, या फिर इसको हम पढ़ सकते हैं इफ P देन Q। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये जो देन है इसको हम ओमिट भी कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं, इसको मैं पढ़ सकता हूं इफ P कोमा Q। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। इफ P देन Q, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इफ P कोमा Q। तो दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दूं अल्फा इंप्लाइज बीटा, तो इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं इफ अल्फा देन बीटा, या फिर मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूं इफ अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो ये जो देन है इसको मैं ओमिट करके इस देन को हटा के मैं कोमा भी लगा सकता हूं। ओके, अब देखो अगर इस तरह से पढ़ा हुआ है इफ P कोमा Q, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं Q इफ P। दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं इफ P कोमा Q, इफ P देन Q। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि Q इफ P। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इफ P इज ट्रू देन Q इज ट्रू, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि Q इज ट्रू इफ P इज ट्रू। दोनों चीजें सेम है, तो आप देख सकते हो कि Q इफ P। तो याद रखो, जब आप ये देखो Q इफ P, तो इसका क्या मतलब होगा, इसको आप हमेशा, अगर कभी भी कंफ्यूजन है तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ P कोमा Q, तो आप इसको ऐसे लिख लो इफ P कोमा Q। ठीक है, और अब इसको तो आप बहुत इजीली आप इसको लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो P इम्प्लाइज Q। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं। ये जो वर्ड्स हैं जैसे वेन या फिर वेनेवर या फिर इफ, ये वर्ड्स सबका मीनिंग सेम है। तो अगर मैं बोलूं इफ P देन Q, उसको मैं ये भी बोल सकता हूं वेन P देन Q, वेनेवर P देन Q। तो ये जो वर्ड्स हैं इन सब का मीनिंग सेम है, वेन वेनेवर इफ, तीनों के मीनिंग जो है वो सेम है। तो जैसे कि यहाँ पे इफ की जगह में क्या लिख सकता हूँ, इफ की जगह में वेन भी लिख सकता हूँ, इफ की जगह में वेनेवर भी लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है, तो इस तरह से। तो जैसे अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट दूं अल्फा इंप्लाइज बीटा, तो इसको मैं क्या पढ़ सकता हूं, इसको मैं पढ़ सकता हूं वेनेवर अल्फा कोमा बीटा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इस वेनेवर वेन और इफ ये सारे सेम है। तो जैसे इस वेनेवर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इफ भी लिख सकता हूं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इफ अल्फा कोमा बीटा, और ये क्या है, ये दोनों सेम है। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि इफ अल्फा देन बीटा, अगर अल्फा ट्रू है तो बीटा ट्रू है। तो ये हो गए हमारे पास में कुछ अलग अलग तरीके। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो Q फॉलोज फ्रॉम P, Q फॉलोज फ्रॉम P। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। Q फॉलोज फ्रॉम P, इसका मतलब है कि जो P है वो इंप्लाई कर रहा है Q को। अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि Q फॉलोज फ्रॉम P। ओके, तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं, ये कुछ अलग अलग इंटरप्रिटेशन है इस फॉर्मूले को। अगर आपको ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। कुछ और इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे, जैसे ये कुछ और इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये कह रहा है कि तो अगर मैं आपको दूं ये P इम्प्लाइज Q, इसको मैं इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकता हूं, क्या है, P इज सफिशिएंट फॉर Q। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी, ये और ये दोनों तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ P सफिशिएंट फॉर Q, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज P। देखो P जो है वो Q के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि Q के लिए एक सफिशिएंट कंडीशन क्या है, वो है P। ठीक है, सिमिलरली Q जो है वो नेसेसरी कंडीशन है P के लिए, Q जो है वो P के लिए नेसेसरी कंडीशन है। इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ कि अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P इज Q। ठीक है, और एक है हमारे पास में P ओनली इफ Q। तो चलो इन सबको देखते हैं कि इनको आप कैसे पढ़ सकते हो। तो देखो इस एग्जांपल से समझ में आएगा। ये कह रहा है कि इफ x इज नेचुरल नंबर देन x इज एन इंटीजर। अगर x एक नेचुरल नंबर है तो x एक इंटीजर है। ठीक है, हमें पता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट के अंदर देखो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि
अगर मेरे पास में नेचुरल नंबर है तो वो सफिशिएंट है इंटीजर होने के लिए, ठीक है। मतलब कि नेचुरल नंबर होना सफिशिएंट है अगर इंटीजर, जैसे कि अगर आपको इंटीजर चाहिए, मान लो कि आप चाहते हो कि ये ट्रू बने, ये आपका क्यू है और ये आपका पी है, आप चाहते हो कि क्यू जो है वो ट्रू बने, ओके, आप चाहते हो कि आपके पास में एक इंटीजर वैल्यू हो। तो देखो, अगर आपको क्यू को ट्रू बनाना है तो एक सफिशिएंट कंडीशन है पी, ठीक है। पी को ट्रू बनाना सफिशिएंट है। अगर मैं आपको एक नेचुरल नंबर देता हूं तो ऑटोमेटिकली क्यू ट्रू बन जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, अगर आप क्यू को ट्रू बनाना चाहते हो तो पी को ट्रू बनाना सफिशिएंट है। लेकिन देखो, पी को ट्रू बनाना सफिशिएंट है लेकिन पी को ट्रू बनाना नेसेसरी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर मान लो कि अगर आप बिना पी को ट्रू बनाए अगर आप क्यू को ट्रू बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं कर सकता हूं। मैं आपको क्या कर सकता हूं, जैसे मैं आपको वैल्यू दे सकता हूं x इक्वल टू -2। आप जानते हो x इक्वल टू -2, इसके लिए p तो क्या बन गया, p तो फॉल्स बन गया, क्योंकि आप देख सकते हो -2 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस वैल्यू के लिए x इक्वल टू -2 के लिए p तो फॉल्स बन गया, लेकिन q तो ट्रू है क्योंकि -2 भी एक इंटीजर है। तो आप देख सकते हो कि अगर आप q को ट्रू बनाना चाहते हो तो p सफिशिएंट है, p को ट्रू बनाना सफिशिएंट है अगर आप q को ट्रू बनाना चाहते हो। लेकिन देखो, q को ट्रू बनाने के लिए p नेसेसरी नहीं है। बिना p के ट्रू हुए भी, बिना p को ट्रू बनाए भी हम q को ट्रू बना सकते हैं। तो ये आपका एक पहला पॉइंट। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब भी ये स्टेटमेंट जो है p इंप्लाइज q, इसका क्या मतलब होता है, p इंप्लाइज q, इसका मतलब होता है कि q के ट्रू होने के लिए p का ट्रू होना सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट है। तो मैं कह सकता हूं कि p इज सफिशिएंट फॉर q, p इज सफिशिएंट फॉर q। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर आप q को ट्रू बनाना चाहते हो तो उसके लिए एक सफिशिएंट कंडीशन क्या है, उसके लिए एक सफिशिएंट कंडीशन है p। अगर मैं q को ट्रू बनाना चाहता हूं तो उसके लिए p को ट्रू बनाना सफिशिएंट है। तो ये तो हो गया सफिशिएंट की बात। अब उसके बाद में देखते हैं नेसेसरी की बात। इस एग्जांपल को देखो फिर से। अगर मान लो कि जैसे इस एग्जांपल को, इफ y इक्वल टू 2 देन y इज एन इवन नंबर। हमें पता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि जो 2 है वो एक इवन नंबर है। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारे पास में q और ये हमारा हो गया p। अब मान लो कि आप p को ट्रू बनाना चाहते हो, ठीक है, p को ट्रू बनाना चाहते हो। देखो, अगर मैं p को ट्रू बनाना चाहता हूं तो मुझे q को ट्रू बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि q जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन है p के लिए। देखो, अगर मैं q को बिना ट्रू बनाए मैं p को ट्रू नहीं बना सकता। देखो, आप q को, अगर मैं मान लो कि q को ट्रू नहीं बनाता हूं, अगर q को ट्रू नहीं बना रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेरे पास में कोई इवन नंबर नहीं है, मेरे पास कोई ओड नंबर है। जैसे मान लो कि मेरे पास में 3 है तो ये एक ओड नंबर है। तो आप देख सकते हो कि q को फॉल्स बनाने के बाद में अब p को ट्रू नहीं बना सकता, क्योंकि अगर आपके पास में अगर आपके पास में y इक्वल टू 3 है तो आप देख सकते हो कि q तो क्या बन गया, फॉल्स। और लेकिन y इक्वल टू 3 के लिए p भी क्या बन गया, p भी फॉल्स बन गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू 2 हो, आपके पास वैल्यू 2 हो, तो इसको ट्रू बनाना नेसेसरी है, ठीक है। ओके, जैसे कि चलो ये एग्जांपल देखो, इफ x इज अ नेचुरल नंबर देन x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इस p को ट्रू बनाना चाहता हूं तो इसको ट्रू बनाना, q को ट्रू बनाना नेसेसरी है। नेसेसरी होने का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर q फॉल्स है तो p भी फॉल्स होगा। मतलब कि p को ट्रू बनाए बिना, q को ट्रू बनाए बिना p को ट्रू बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि अगर मान लो कि q फॉल्स है, लेट्स अज्यूम कि अगर q फॉल्स है, अज्यूम दैट q फॉल्स है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x जो है वो एक इंटीजर नहीं है। और अगर x इंटीजर नहीं है तो x नेचुरल नंबर भी नहीं है। तो आप देख सकते हो कि अगर q फॉल्स है तो p भी फॉल्स होगा। तो इससे पता चलता है कि q जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन है, q को ट्रू बनाना एक नेसेसरी कंडीशन है अगर आप p को ट्रू बनाना चाहते हो तो यहां से तो p इंप्लाइज q, मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि p को ट्रू बनाने के लिए q का ट्रू बनना नेसेसरी है। तो q इज नेसेसरी फॉर p, q इज नेसेसरी फॉर p। या फिर आप ये कह सकते हो कि अ नेसेसरी कंडीशन फॉर p इज q। अगर p को ट्रू बनाना तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, q का ट्रू बनना, ठीक है।
तो ये हो गया। अब आप देख सकते हो कि यहां पे मैं कह रहा हूं Q इज नेसेसरी फॉर P। इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि P जो है वो कब ट्रू होगा, ओनली इफ Q इज ट्रू। इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि P इज ट्रू ओनली इफ, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है। अगर P को मैं ट्रू बनाना चाहता हूं तो एक नेसेसरी कंडीशन है कि Q ट्रू होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं कि P इज ट्रू ओनली इफ Q इज ट्रू, ओनली इफ Q इज ट्रू। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं P ओनली इफ Q। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं इस फॉर्मूले को इंटरप्रेट करने के। ये जो फॉर्मूला है P इंप्लाइज Q, इसको आप अलग अलग तरीकों से इसको पढ़ सकते हो, अलग अलग तरीकों से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये जितनी भी चीजें हमने देखी अभी तक, अगर ये समझ में आई तो ठीक है, वरना हम इसको ट्रुथ टेबल से भी समझ सकते हैं। देखो, ट्रुथ टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि P इंप्लाइज Q ट्रू है। लेट्स अज्यूम दैट ये है, ये ट्रू है। लेट्स अज्यूम दैट P इंप्लाइज ट्रू, मतलब कि अगर P ट्रू है, मान लो कि P इंप्लाइज Q जो है वो ट्रू है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब अगर P ट्रू है तो Q ट्रू है। लेट्स अज्यूम, तो अगर P इंप्लाइज Q ट्रू है, इसका क्या मतलब है कि P के ट्रू होने पे Q फॉल्स नहीं हो सकता। तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या बनेगी? देखो, ट्रुथ टेबल के अंदर मैं आपको पता है कि अगर P ट्रू है तो Q ट्रू हो सकता है, P ट्रू है तो Q फॉल्स हो सकता है। देखो यहां पे मैंने देखा कि मैं मान रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं मैं कि P इंप्लाइज Q, ये जो इंप्लीकेशन है ये करेक्ट है, ये इंप्लीकेशन जो है वो ट्रू है। अगर ये इंप्लीकेशन ट्रू है तो ये कंडीशन कभी भी अकर नहीं हो सकती। ठीक है, देखो ये चीज हमें पता है कि ये ट्रुथ टेबल होती है, ये इंप्लीकेशन की ट्रुथ टेबल है। और मैं कह रहा हूं कि अज्यूम करो कि P इंप्लाइज Q, अज्यूम करो कि ये जो इंप्लीकेशन है ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कंडीशन तो कभी भी नहीं पॉसिबल, ये कंडीशन तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है हमें कि पहली जो चीज है वो क्या है, वो है कि अगर आप Q को ट्रू बनाना चाहते हो तो P का ट्रू बनना सफिशियंट है। मान लो कि अगर आप Q को ट्रू बनाना चाहते हो, देखो यहाँ पे Q ट्रू है, यहाँ पर Q ट्रू है, तो अगर आप Q को ट्रू बनाना चाहते हो, देखो ये तो हट चुका ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप Q को ट्रू बनाना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि Q का ट्रू बनना सफिशियंट है, लेकिन Q को अगर ट्रू बनाना चाहते हो तो P का ट्रू बनना सफिशियंट है, लेकिन वो नेसेसरी नहीं है। देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे Q ट्रू है लेकिन P फॉल्स है, यहाँ पर Q ट्रू है लेकिन P ट्रू है। तो इससे मैं कह सकता हूं कि अगर मैं Q को ट्रू बनाना चाहता हूं तो P सफिशियंट है, P को ट्रू बनाना सफिशियंट है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वैसे ही सेकंड चीज, मान लो कि मैं P को ट्रू बनाना चाहता हूं। अगर मैं P को ट्रू बनाना चाहता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर P ट्रू है, बाकी कहीं पर भी P ट्रू नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन तो अकर ही नहीं कर सकती। अब देखो, अगर P ट्रू है, अगर P ट्रू है तो आप देख सकते हो कि नेसेसरी है कि Q भी ट्रू है। यू कैन सी हियर, क्योंकि अगर P ट्रू है तो आप देख सकते हो कि सिर्फ इकलौती पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर P ट्रू है, अगर मैं P को ट्रू बनाना चाहता हूं तो Q को भी ट्रू होना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट अगर P को ट्रू बनाना है तो Q एक नेसेसरी कंडीशन है, Q को भी ट्रू बनाना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि Q इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P। ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो अगर आप ट्रुथ टेबल से इसको समझना चाहो तो। ठीक है, तो एनीवे दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग अल्फा इंप्लाइज बीटा। तो अगर आपके पास है अल्फा इंप्लाइज बीटा, तो मैं इसको पढ़ सकता हूं, या तो मैं इसको बोल सकता हूं इफ अल्फा देन बीटा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं अल्फा इंप्लाइज बीटा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं बीटा इफ अल्फा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि अल्फा ओनली इफ बीटा, ओनली इफ बीटा। ठीक है, और या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि अल्फा इज सफिशिएंट फॉर बीटा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि बीटा इज नेसेसरी फॉर अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह से मैं इस फॉर्मूले को इंटरप्रेट कर सकता हूं। दीज आर द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस फॉर दिस फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे हाउ टू मैनिपुलेट दिस इम्प्लीकेशन। ओके, तो इम्प्लीकेशन के बारे में जितनी भी
जितनी भी इम्पोर्टेंट जो बातें रह गई हैं वो सारी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।